बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हमारा क्वेश्चन है कीट्स के एस्केपिज्म का। एस्केप से निकला है एस्केपिज्म यानी फरार और फरार पसंदाना या फरार पसंदियत। ठीक है, अब ये हम कीट्स की जिंदगी को जानते हैं, बहुत छोटी सी इन्होंने जिंदगी पाई है, जिंदगी से पहले ही फरार ले लिया। आगे आ जाए तो बताना चाहते हैं कि वो हाउ डज द ड्रामेटिक स्पिरिट एक्सप्रेस इटसेल्फ, किस तरह वो ड्रामाई रूप फूंक देता है। ड्रामाई रूप फूंक देता है ना, जब हमारे सामने कोई ओड रखता है तो उस ओड के अंदर जो हमें डिस्कशन बताता है वो ऐसे लगता है जब जैसे हम कोई ड्रामा देख रहे हैं अपनी आंखों से। ठीक है, इसको बताएं ना जरा। इटसेल्फ इन द ओड्स, और इसे स्पेशली खास तौर पर इसकी ओड्स में ही पाया जाता है। ये ओड्स गजलें गजलें ही होती है ना, गजलें जो उसने लिखी हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। कीट्स इज रिगार्डेड, कीट्स क्या समझा जाता है? एस्केपिस्ट, एक एस्केपिस्ट ही वो समझा जाता है क्योंकि उसकी शायरी में एक एलोफिन्स है, एलोफनेस है। एलोफनेस आ जाए तो हम देखेंगे कि जनाब एक तन्हाई है, वो होता है ना अलोन, अलोन से निकला अलोफनेस। कहाँ से? क्योंकि हार्ड रियलिटीज ऑफ जिंदगी उसने देखी थी, जिंदगी की बहुत तलख की हकीकतें देख चुका था। एंड कंटेम्प्रेरी सोशल अपहीवल्स, ये कंटेम्प्रेरी वही हम असर जो जमाने में वो रेवोल्यूशंस वगैरह आ रहे थे ना, उनकी बात कर रहा है। सोशल अपहीवल्स भी उसने देखे हैं, यानी ऊंच नीच हलचल, माशरे में जो हलचल मची हुई थी ना वो भी उसने देखी। इसीलिए बहुत से क्रिटिक्स जो हैं वो कंडेम्ड करते हैं, वो इस बात की मजम्मत भी करते हैं कि वो एक एस्केपिस्ट है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो अनेबल रहा, वो इस काबिल ही नहीं रहा कि वो सामना करता किनका, उन चीजों का, उन स्टर्म्स का जो कि हकीकत की थी। यानी उसने हकीकत में अपने माशरे की कोई इतनी पिक्चर कशी नहीं ना की, अपने माशरे की कोई इतनी तस्वीर हमारे सामने नहीं बना के पेश की। जैसे विलियम ब्लेक को देखे तो उसने पेश किया हमारे सामने, एक अच्छी खासी तस्वीर पेश की है, इसने पेश नहीं की। तो क्रिटिक्स फिर समझते हैं कि वो इस काबिल ही नहीं था। वो कोशिश करता है कि वो फरार हासिल कर ले इसी दुनिया से और कहाँ चला जाए, चला जाए अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में। मगर दिस इज नॉट अ जस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ कीट्स पोइट्री, ये सिर्फ उसकी पोइट्री पर एक तनकीद नहीं है। ही escapes, वो भागता है फॉर एन एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या है? जिसे कहते हैं ना आप मटर गश्त करना, फिरना, एवं वॉन्डरिंग करना, कहते हैं वो तो फिरता है जनाब सिर्फ आवारागर्दी की खातिर, एवं फिरने के लिए। एंड इट इज ऑलवेज अ पासिंग मूड, और वो चलता रहता है हमेशा वहां से गुजरने के मूड में, वो वहां रुकना नहीं चाहता है। यहाँ पर हम उसका ना साथ दे रहे हैं कि वो, अगर उसने नाइटिंगेल की पोएम लिखी है तो ये नहीं कि वो नाइटिंगेल की दुनिया में ही रहना चाहता है, वो वापस भी तो लौटा है ना एंड पे। जब उसने कहा कि हाँ ये बेल कितना फॉरलॉर्न का वर्ड मुझे लगा है तो मैं वापस जा रहा हूँ, तुम्हारा अब फैंसी, यू कैंट चीट मी एनी मोर, ये कहता है ना उसके एंड में, तो वापस आया था। और यही बातें वो हमें बताना चाहता है कि अगर हम देख लें तो वो स्केप उसका सिर्फ वक्ती है, और उसके पांव हमेशा जमीन के साथ ही रहते हैं, हवाओं में नहीं उड़ता, यानी तखयलात में नहीं चला जाता है। वो हमेशा क्या करता है, एक कैसमेंट ओपन करता है। कैसमेंट होती है खिड़की, कैद खाना होता है ना, कैद खाना, कैद खाने के ये ऊपर से जो रोशनदान से होते हैं, वो खिड़की ओपन करता है कि वो वापस आ जाएगा उस खिड़की के रास्ते। जबकि एक एस्केपिस्ट जो होता है ना, वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एस्केप कर जाता है कहाँ से, स्ट्रॉन्ग रियलिटी से, इस दुनिया की स्टेम रियलिटी से, सख्त हकीकतों से दूसरी दुनिया में। वो वापस आने के लिए नहीं जाता है। वो जो बंदा होता है ना, वो इन हकीकतों से दूर चला जाता है, उसको कोशिश नहीं है कि मैं खिड़की कोई कैसा मिनट अपने पास रखूं। कहाँ जाना चाहता है? वो इमेजिनेशन की दुनिया में जाना चाहता है, और वो वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। लेकिन ये तो एक खिड़की खोल के रखता है ना, कैसमेट से ओपन रखता है वापस आने के लिए। दरअसल ये जो सारे के सारे रोमांटिक्स थे वो चाहते थे फरार दुनिया से, और कहाँ पर जाना चाहते थे? टू द वर्ल्ड ऑफ नेचर, फितरत की दुनिया में जाना चाहते थे। अगर मिडिल एजेस को देख लेते हैं, ये जो हमारे वस्ती अदवार हमारे सामने आते हैं, और अगर हम देखें एंशियंट दुनिया को, चाहे ग्रीक की हो, मिसाल के तौर पर वर्ड्सवर्थ को देखते हैं तो वो भी तो स्केप्स करता है इस दुनिया से नेचर की खातिर। वो भी कहता है मैं इस दुनिया से जाऊं, नेचर की दुनिया में चले जाऊं। कॉलरज को देखते हैं तो कॉलरज क्या करता है? कॉलरज भी सॉफ्ट रिफ्यूजी है। वो भी क्या करता है? सॉफ्ट जो ये इनफिर यहाँ पर ना टी आना चाहिए था, सॉर्ट आना चाहिए था, कि वो तलाश कर रहा है। यहाँ पर ना मिसिंग लग रहा है मुझे, टी मिसिंग है। सॉर्ट्स रिफ्यूजी, वो हिजरत की तलाश में है।
हिजरत होता है ना, रेफ्यूजी महाजर बन जाना, इधर से उधर चले जाना, वो भी इसकी तलाश में होता है क्योंकि वो सुपर नेचुरल दुनिया में चला जाता है। शैले को देख लेते हैं, तो शैले क्या करता है, शैले भी इसी तरह से सोर्स हायर हायर होते, सोर्स होता है किसी चीज को उछाल के ऊपर करना। वो कहता है जनाब वो हायर एंड हायर ऊपर कर लेता है किसको, एरियल वर्ल्ड को, इस दुनिया को जिस दुनिया में हम बैठे हुए हैं। एरियल वैसे भी हवाई बन जाता है ना, ये एरियल जो तखयलाती दुनिया है, इस दुनिया को बहुत ज्यादा ऊपर को उछालता है, यानी अपने यूटोपियन आइडियाज, जो कि आइडियाज हकीकत से बहुत दूर होते हैं ना, दुनिया को हम उछाल तो नहीं सकते हैं ना, लेकिन वो हकीकतन से दूर की दुनिया की बात करते हैं, अपने एक ऐसी यूटोपिया की बात करता है जो कि बस वहां पर जिंदगी में कोई ऐसे बंदे आपको मिल नहीं सकते। जैसे कि उसकी थी ना यूटोपियन वर्ल्ड, वो कौन था हमारा बंदा जो वहां जाता है और हेमंत से मिलता है और बड़े बड़े आदमियों से मिलता है, छोटे आदमियों से मिलता है, गुलिवर, गुलिवर ट्रेवल्स जिसने लिखा था, उस तरह से यूटोपियन दौर की ये शैले बात करता था। कीट्स को देख लेते हैं तो जनाब उसे समझा जाता है बहुत बड़ा एस्केपिस्ट, बड़ी बड़ा फरार वाला बंदा है, इन सब के दरमियान उसको सबसे बड़ा फरार पसंदीद वाला समझा जाता है, और उसके लिए लीस्ट कंसर्न है, उसके लिए कम से कम ताल्लुक है विद द पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट्स। वो कोई नहीं रखता सियासत में क्या हो रहा है, कौन आया सियासत में, सोशल मूवमेंट्स में क्या चल रहा है, उसको इससे कोई गरज नहीं है। उसके वक्त में उस वक्त क्या रेवोल्यूशंस चल रहे थे, उनसे वो बालातार है। वो अपने एक लेटर में जो लिखता है और फिर इस बात का इकरार भी करता है, कन्फेस भी कर लेता है, कहता है आई फील मोर एंड मोर एवरी डे दैट आई डोंट लिव इन दिस वर्ल्ड अलोन बट थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। वाह, बड़ी प्यारी कोटेशन उसने दे दी कि मैं इस दुनिया में नहीं रहता, निकल गया इस दुनिया से, मैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में, और वो हजारों तक की तादाद में वो दुनिया है, वो कोई एक दुनिया नहीं है। कभी बुलबुल की दुनिया, कभी ऑटम की दुनिया, कभी बर्ड्स की दुनिया, कभी सीजन्स की दुनिया, कभी आन की दुनिया, कभी पोर्ट्स की दुनिया, ये सारी दुनिया है ना उसकी। लिहाजा यहाँ बात हम ये करना चाहते हैं कि हम, ही कैन नॉट बी कॉल्ड थ्रो गोइंग एस्केपिस्ट। वो थोरो गोइंग एस्केपिस्ट नहीं कहलाता कि वो मुकम्मल, थोरो यानी मुकम्मल वो चला गया है, हम उसे ये एस्केपिस्ट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ शैले को देखते हैं तो बहुत बड़ा एस्केपिस्ट है, देन कीट्स के हवाले से शैले ज्यादा बड़ा एस्केपिस्ट है, क्योंकि वो तो यूटोपियन दुनिया में चला गया ना, और वो कभी यूटोपियन दुनिया से उसने अपनी शायरी में वापस भी नहीं आने का कहा। ये तो फिर घूम घाम के वापस आया है दुनिया में, जब इसने हमें वो दिखाई थी ना, ये ऑटम की दिखाई थी, तो फिर ऑटम के बाद भी ये घूम घाम के इसने अपने फीवर और फ्लूड की बातें शुरू कर दी थी, अपने थकावट अपने बुखार की बातें शुरू कर दी, तो घूम के वापस आती है इसकी शायरी। अब ये चूंकि वो बड़े बड़े जो क्रिटिक्स होते हैं वो इन चीजों पे नोट रखते हैं। अब ये वो कहते हैं कि वो escapes करता है मगर कोशिश नहीं करता है, नेवर विशेस टू कम बैक, और विश भी नहीं करता कि वापस आए। देन किड्स दैट ही escapes एंड नेवर विशेस टू कम बैक, ये कौन है जी, शेले है, चले है ना, जो जाता है वापस नहीं आता है। अब दूसरे कंटेम्परेरीज को देख लेते हैं जो कीट्स के जमाने में उस वक्त पाए जाते थे, वो बड़े मुतासिर थे इन तमाम ख्यालात से, और ये जो सारे के सारे ख्यालात थे फ्रेंच रेवोल्यूशंस की वजह से आए थे। इनकलाब आ गया था ना, इनकलाब जब आता है किसी भी जगह पर तो काफी चीजें चेंज हो जाती है, नेचर चेंज हो जाती है, लोगों की साइकी चेंज हो जाती है, रवैये चेंज हो जाते हैं, इस वजह से इनकी शायरी भी चेंज हो गई थी। अब कीट्स कहते हैं कि जनाब डज नॉट पे एनी स्पेशल अटेंशन, वो कोई नहीं, उसे नहीं परवाह यहाँ रेवोल्यूशन चल रहा है क्या चल रहा है, कोई अटेंशन नहीं देता इन आइडियाज पर। और शेक्सपियर की तरह इज अ पोइट फॉर ऑल एजेस, वो शेक्सपियर जैसे हर जमाने का शायर है, यानी हर जमाने में मौजूद, लगता है कि भाई आज के दौर के हिसाब से उसने बात लिखी है, इसीलिए कीट्स की शायरी भी ऑल एजेस के हिसाब से है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये भी आपका। His real genius lies, अब ये जो उसकी दरहकत असल उसकी जो दानिशवराना शायरी है, उसकी जो शायरी का इक्तदार है, डोमेन करता है, यानी वो गालिब आ जाता है हमारी सेंसेस के ऊपर, और ये जो दुनिया है रोमांस की या खूबसूरती की, और ये जो सल्तनत है, फ्लोरा फूल होते हैं और फ्यूना ये परफ्यूम्स होते हैं। अब यहाँ वो बताना चाहता है कि जनाब वो चला जाता है फूलों की दुनिया में, वो चला जाता है फ्यूनास की दुनिया में, ये फूलों के नाम ही लगा लें, फ्लोरा एंड फ्यूनास, इनकी दुनिया में चला जाता है। फिर वो क्या करता है, एक्सेप्ट्स अ फ्यू पैसेजेस, वो वहां पर थोड़ी सी गुजरगाहों से गुजरता है, थोड़ी थोड़ी सड़कें पार करता है, यानी हिसाब अगर हम अपनी सादा जुबान में कहें, वो क्या कहता है, ही हैज नो वाइटल इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट, तो उसे अपने इस हाल से कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती है, उसे हाल में अब कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो तो फूलो शुलो की दुनिया में चला गया ना, उनके दायरे में चला गया, उनकी रिलेम में चला गया, उनकी सल्तनत में चला गया।
नन इन मैन एज अ होल, और ना के इंसानों में वो मुकम्मल तौर पर होता है, ना वो फूलों की दुनिया में गया ना वो इंसानों की दुनिया में गया, तो वो लौटता वापस ही है। और ना ही वो जाता है पॉलिटिकल मूवमेंट्स की तरफ कि कौन सी वहां पर मुतहर्रिक जमातें चल रही थी उस वक्त, और ना ही वो बताता है फ्यूचर में कि इंसान का मुस्तकबिल क्या होने वाला है, अगर ये नहीं होगा तो ऐसी पेशन कोई नहीं बता रहा हमें। ना ही वो हमें आजादी पे डिस्कस करता है, ना ही मसावियत पे डिस्कस करता है, ना ही फर्टेनिटी पे डिस्कस करता है। अब ये जो फर्टेलिटी है इसको देख ले तो ये हिसाब बताते हैं ना कि जनाब जो उस वक्त के जो हालात चल रहे थे, जो कि बरादरी का निजाम चल रहा था, वो जात पात का निजाम समझ ले, उसमें भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो कोई भी चीज बताए, लेकिन वो सिर्फ बताता है बट ब्यूटी 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 एंड ब्यूटी। इसीलिए स्टॉपफोर्ड ब्रूक इसके बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कीट्स को अगर हम देखते हैं ना तो जनाब उस पर तो पहले से ही गालब आ चुकी है खूबसूरती, यानी खूबसूरती का नजरिया उस पर पहले से ही गालब आ गया है। वो लौटता है कैसे, टर्न्स करता है ब्लाइंड आई, एक अंधी आंखों वाला बनकर, यानी वो दुनिया की तरफ लौटता है लेकिन अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद कर लेता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। टू द एक्चुअलिटी, एक्चुअलिटीज यानी हकाइक से वो क्या करता है, अपनी आंखें मूंद लेता है, बंद कर लेता है। ऑफ लाइफ अराउंड हिम, जो कि जिंदगी उसके इर्द गिर्द चल रही है उन्हें नहीं बतानी, वो सिर्फ प्रीऑक्युपाइड है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी ओनली। अगर हम देखते हैं तो ये जो चीज है कैन नॉट बी कॉल्ड एन एस्केप, तो हमने इस चीज को एस्केप नहीं कह सकते, आपने उसे नेगेट करना है, मनफी में जवाब देना है कि वो एस्केपिस्ट नहीं है। ऑलवेज वो मोहब्बत करता है ब्यूटी के साथ, ये उसने हमें दिखाया है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। मोहब्बत क्या है, खूबसूरती क्या है, सच है, और सच क्या है, खूबसूरती है, और ये सारी चीजें हमें जमीन पे जानने की जरूरत है, और जरूरत है कि हम इनको समझ लें। हकीकत में वो एक नौजवान शायर है, और ही हैज एबनॉर्मल सेंसिबिलिटी, एबनॉर्मल होती है यानी थोड़ी सी खिसकी हुई, उसकी समझ बूझ तो है लेकिन थोड़ी सी हमें लगता है कि वो चला जाता है दूसरी दुनिया में, और नॉर्मल से अब नॉर्मल वाली हरकतें शुरू कर देता है। अब उसमें हमें तजर्बात की कमी दिखाई देती है, नौजवान बच्चा था ना, अभी तो 25 साल का था, तो शायद उसने 24-23 साल की में जो किया तो क्या, अभी उसको तजर्बात से खाली था, इतने तजर्बात नहीं थे। एंडीमोनियम उसकी एक बहुत लंबी पोइम है, उस पोइम में उसने अपनी फेमस लाइन लिखी है, थिंग्स ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये भी ब्यूटी ये भी ब्यूटी, तो ब्यूटी के सारे आपके पास आ गई कोटेशंस। आगे देखते हैं तो ग्लोरियस जो है, इट इज फुल ऑफ ग्लोरियस, ये जो पोइम की बात कर रहे हैं एंडीमोनियम, इसमें क्या है, बहुत से प्रोमिस दिखाए गए हैं हमें, क्योंकि इट इज नॉट बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंसेस ऑफ रियल लाइफ, रियल लाइफ में तो कोई वादा पूरा ही नहीं होता, अब इंसान वादा नहीं पूरा कर सकता। मैं कहती हूँ मैं 7 बजे आऊंगी, मैं फिर भी 7:05 पे आती हूँ, अरे ये तो वादा नहीं पूरा होता ना। तो हकीकी जिंदगी में तो वो ग्लोरियस प्रोमिस पूरे नहीं हो सकते। अशबेला की तरफ चले जाते हैं, ये भी इसकी एक और पोइम है, लामिया भी इसकी लॉन्ग पोइम है। इस सब ने इसने क्या बताया है, एंड द एव एस्टी एजेंट्स, ये सारी इसकी ना लंबी पोइम्स, लॉन्ग पोइम्स के नाम है, ना ना करते भी 100 200 300 लाइनें लिख ही देता था अगला। अब वो क्या कहता है, he has not come to grip with real life, वो चाहता ही नहीं था कि वो जिंदगी के ऊपर एक गिरफ्त हासिल करे जो हकीकी है। उसकी इमेजिनेशन तो खेलते थे विद द रोमांस ऑफ लव, किसके साथ, मोहब्बत के साथ उन्हें रोमानियत थी, और मोहब्बत किसके साथ थी, ब्यूटी के साथ, रोमांस किसके साथ था, ब्यूटी के साथ, ये उसके साथ उसका सारा चल रहा था। अगर हम देखते हैं उसकी ऑर्ट्स के अंदर, तो हमें उसकी शायरी के अंदर ये सारी चीजें महसूस होती हैं, अज्यूम्स कर सकते हैं, हम अंदाजा कर सकते हैं, एक डीपर टोन का, एक बड़े लहजे का, लबो लहजा उसका हमें दिखाई देता है इसमें। वो फेसेस करता है सारोज सफरिंग ऑफ द लाइफ, जनाब जिंदगी की मुश्किलात भी तो उसे सफरिंग करना पड़ रही है ना, फेस करता है वो। तो नाइटिंगेल में वो फिर हमें बताता है कि नाइटिंगेल में उसने बताया यहाँ पर कि व्हाट दो अमंगस्ट द लीव्स, अगर तुम बैठे हुए हो इन पत्तों के दरमियान, हैज नेवर नोन, तो तुम्हें क्या पता चलेगा। अब यहाँ पर उसने उसे ताना भी तो मार दिया है ना, द वेरीनेस ऑफ फीवर एंड फ्रेट, तुम क्या जानो परेशानी, बुखार, थकावट, इन चीजों का तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, तुम तो पत्तों में बैठी हो बुलबुल, यही एंजॉय कर रही हो। दो ही लॉन्ग्स, वो ख्वाहिश करता है टू एस्केप, के फरार हो जाए इस रियलिटी की दुनिया से, हकीकत की दुनिया से, मगर मुकम्मल उसे एहसास है कि एस्केप फ्रॉम द रियलिटी इज नीदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल। ये भी आपने उसके हक में बयान दे दिया कि नामुमकिन है और ना ही इसकी ख्वाहिश करनी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है आप दुनिया से फरार ले लें।
वो बड़ा कॉन्शियस बंदा है और रियली ग्रेट पोइट्री उसने की है हमारे सामने, जिसने राइजेस कर दिया है किसको, तजर्बात को, हार्ड रियलिटी के तजर्बात को उसने अपनी शायरी में उठाया है। हाइपीरियन की तरफ चले जाते हैं तो वो कहता है नॉन कैन यूरोप्स द हाइट, कोई भी इस हाइट को छू नहीं सकता है, बट दोज, लेकिन वो, होम द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने देख लिए हैं मसाइब इस दुनिया के, और मिजरीज क्या, मसाइब, एंड विल नॉट लेट देम रेस्ट, और वो मसाइब तो उन्हें आराम करने की इजाजत नहीं देते हैं। तो वो कहाँ से छुएंगे इस दुनिया को, कहाँ से ऊपर जाएंगे। अब जब हम चलते हैं उसके बाद में, तो जनाब बात कर रहे हैं अब सेंटिमेंटल वीकलिंग की। वो जो सेंटिमेंटल लोग होते हैं ना, जैसे जज्बाती किस्म के लोग होते हैं, जल्दी जल्दी उन्हें आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, उनकी कमजोरियों पे बात कर रहा है, लेकिन एक ब्रेव आदमी की तरह वो तो सामना कर रहा है उन बेरहम हकीकतों का जो जिंदगी की उसके सामने आई। यहाँ पर हम देखते हैं तो वो कोशिश करता है कि वो हासिल कर ले वो सारी की सारी सरनिटी ऑफ मूड्स। सरनिटी क्या होती है, वो नरमी, अपने मूड के अंदर वो थोड़ा इत्मीनान ले आए, वो जिसे कहते हैं ना कामनेस ले आए अपने मूड के अंदर, मिडस्ट ऑफ द सफरिंग। हालांकि वो परेशानियों में मुब्तला था इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी थी, अपनी जिंदगी की परेशानियों में मुब्तला था, लेकिन कोशिश कर रहा था कि इत्मीनान ले ले। He sees around him, अपनी आंखें खुली रखी, उसने इर्द गिर्द देखा है द अर्लियर हैंकरिंग। और जब उसने आंखें खुली रखी तो उसने क्या देखा, उसने देखा अपनी शौक को। हैंकरिंग को देखते हैं ना, तो ये शौक, तमन्ना, जुस्तजू, किसके लिए, दुनिया के लिए, और फ्लोरा, इन फूलों वाली दुनिया के लिए, इन द पास्ट नाउ, लेकिन अब उसके लिए ये सब कुछ माजी बन चुका था। क्योंकि वो फैनी ब्रोनी का भी यहाँ हवाला दे गया ना, कि अर्लीस्ट तो उसने शौक किया, तमन्ना की कि दुनिया में रहे, दुनिया की खुशियां उसे मिले, लेकिन वो सब माजी का हिस्सा बन गई। उसने अपने विजन को जब मैच्योर किया। अच्छा, बाज लोग कहते हैं फैनी ब्रोनी इसकी ना वो है म्यूज, म्यूज से ये वो लिख लेते थे ना अपनी इंस्पिरेशंस, और कहते थे कि भाई हमें म्यूज कुछ इंस्पायर करो तो हम ये चीज कर सके। अब फैनी को कहते हैं कि उसकी इंस्पायरेशन है, क्योंकि जब वो इसे छोड़ चुका था तो इसके बाद इसकी पोइट्री मैच्योर हो गई। वो क्या करता है, और फिर वो हुक्म देता है और कहता है अलविदा हो जाओ टू जॉय, जॉय तुम चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। यस आई मस्ट पास फॉर अ नोबल लाइफ, हाँ मुझे इस नोबल यानी इस अच्छी जिंदगी को मुझे गुजार देना चाहिए, यानी गुजर जाना चाहिए। अच्छी जिंदगी गुजर गई है तो मुझे भी इसको भूल जाना चाहिए। वेयर आई मे फाइंड अग्नि से, जहां पर तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अजियतें मिली हैं, स्ट्रिंग्स मिले हैं। स्ट्रिंग्स होती है ना, वो तारे डोरे ऑफ द ह्यूमन बींग्स हार्ट, ह्यूमंस हर्ट के कहता है यहाँ तारे डोरें जुड़ी हुई थी, लेकिन इन तारों इन डोरों के साथ मुझे क्या मिला, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एग्नीज मिली है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ परेशानियां मिली हैं इनके थ्रू। अगले पेज पे हाइपीरियन को अब वो बता रहा है कि इसके साथ उसने खूबसूरती और गम दोनों चीजें हमारे सामने जोड़ कर रख दी थी। हाइपीरियन में वो बता रहा है हमें, बट ओ लेकिन हाय, हाउ अनलाइक मार्बल वाज दैट रेस, लेकिन कैसे थे वो मार्बल। अब यहाँ पे रेस इसने छाप दिया, यहाँ रेस नहीं था, यहाँ फेस था, जहां तक मुझे हाइपीरियन याद आ रही है, क्योंकि ये बात कर रहा है ना उसके थिया की बात कर रहा है। हाइपीरियन का एक करेक्टर था, हीरो हाइपीरियन होता है, उसकी बेगम जो होती है ना वो सूरज के देवता की बीवी होती है। तो ये वो जब अपने भाई के गम में आती है, उसके पास उसका तख्ता पलटा जाता है, तो ये वहां पर उसका चेहरा ऐसे लग रहा होता है जैसे पत्थर का बन गया है। डैट हर रेस नहीं, यहाँ फेस है। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत है वो। इफ सारो हैड नॉट मेड सारो मोर ब्यूटीफुल, कहता है गम ने इस गमगीन चेहरे को तो मजीद खूबसूरत बना दिया है देन ब्यूटी इटसेल्फ। बातें फिर भी ब्यूटी की कर गया, गम के अंदर भी खूबसूरती ढूंढ गया, आटम के अंदर भी खूबसूरती ढूंढ गया, आर्न के अंदर भी खूबसूरती ढूंढी उसने, नाइटिंगेल के अंदर भी खूबसूरती खूबसूरती को ही ढूंढता रहा। तो क्या ढूंढ रहा है वो, उसका मेन टॉपिक। आगे वो चल रहे, कहते हैं मलन क्लिनिक की तरफ अगर चले जाते हैं तो हमें उसने पॉइंट्स किया है कि कितना दुखी, कितनी अफसोस की बात है, इनविटेबिलिटी है, कितनी नाकाबिले हैं हम लोग। इनविटेबिलिटी ये भी हो जाता है ना कि जो चीज लाजिम हो जाती है हम उस चीज को तर्क नहीं कर सकते। कंपनी से जॉय एंड ब्यूटी, कहते हैं हम तर्क ही नहीं कर सकते। कितनी अफसोस की बात है, हम खूबसूरती और जॉय के सोबत को बिल्कुल तर्क नहीं कर सकते हैं। खास तौर पर इसी तरह से मिलती जुलती बात कर रहे हैं नाइटिंगेल में, उसने क्या कहा, जब वो एंड करता है तो वो रिजेक्शन देता है, इनकार कर देता है वैलिडिटी की। वैलिडिटी, वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या होती है जनाब, किसी चीज का
दुरुस्त साबित हो जाना। किसका? फैंसी का। वो कहता है फैंसी नोट चीट, ये वो बात उसने की थी ना, अब ये वही आ रहा है नीचे, कैन नोट चीट। उसने कहा कि ख्यालों की उसने दुरुस्तगी से इनकार कर दिया और अपने ख्वाबों की हकीकत से भी इनकार कर दिया। एंड पे कहता है ये लफ्ज जो फॉर लोम था, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, ये बेल की तरह मुझे लफ्ज आकर लग गया, या इस लफ्ज ने ऐसे मेरे घंटी बजा के रख दी। टू टोल मी बैक, और मुझे वापस ले आया, फ्रॉम दी, तुमसे, इन माई सोल सेल्फ, मेरी अपनी जात की तरफ। अलविदा, एडियो, द फैंसी कैन चीट सो वेल, अरे तुम तो सही धोखा भी नहीं दे सकती हो फैंसी, ख्याल, ख्वाब, इमेजिनेशन को कह रहा है। As she is famed to do, और तुम मशहूर हो इस मामले में कि तुम धोखा दे सकती हो। डिसीविंग गल्फ, अब ये डिसीविंग गल्फ किसको इसने कहा था? नाइटिंगेल का नाम इसने रखा था कि तुम धोखा देने वाली बोनी हो छोटी सी। सो हम क्या कह सकते हैं जनाब? हम यही कह सकते हैं कंक्लूड जब हम करेंगे किड्स को कि वो एस्केपिस्ट, अगर हम उसे कहते हैं वो एस्केपिस्ट है, ओनली इन हिज अर्ली पोइट्री, अपनी इब्तदाई शायरी में उसने ऐसा किया है। लेकिन अगर उसकी बाद की शायरी देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि इंक्रीजिंगली अवेयरनेस आ गई उस बंदे के अंदर, समझ आ गई जिंदगी की और उसके मसाइब की। और इसी तरह से कंट्रोवर्सी जो चल रहा था, ये जो कंट्रोवर्सी चलती है एक दूसरे के खिलाफ, जिसे कहते हैं ना बातें चलती हैं, मुनाफिकतें चलने लग जाती हैं, वो कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, इस किस्म की कहते हैं जो बातें चल रही थी ना, हिज अलोफनेस के बारे में, उसकी तन्हाई के बारे में, कि वो जिंदगी से तन्हा है, दूर है, रीजन ओनली बिकॉज, इसी वजह से थी क्योंकि वो एक सच्चा शायर था, खालिस शायर था, डिवोटेड, उसने वक्फ कर रखा था अपनी परस्तिश को सिर्फ खूबसूरती के लिए, वो खूबसूरती की ही पूजा करने का जो था आदी था। अब इस पॉइंट को देख लेते हैं तो वो हैज सच अ हाई कंसेप्शन, उसके तस्वुरात बड़े आला हैं, किसके बारे में? शायरी के बारे में। और कैन नॉट बी कॉल्ड एन एस्केपिस्ट, उसे हम एस्केपिस्ट बिल्कुल ही कह सकते हैं। डज नॉट एस्केप फ्रॉम हिज लाइफ, अपनी जिंदगी से कभी भी एस्केप नहीं करता है। हाँ, बाजुकात सपोज टू बी, बाजुकात कर भी लेता है, बट ही escapes into life, लेकिन वो वापस फरार आ जाता है जिंदगी में। चलें जनाब, डन हो गया हमारा क्वेश्चन।